प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक स्कूल व्याख्याता रीट की पात्रता परीक्षा और आगामी जो भर्ती होने वाली है हिंदी विषय से, उसके लिए हम लोग पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं। इन दिनों हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण पढ़ते हुए कल हमने सर्वनाम पढ़ा। मैंने आप लोगों को बताया है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया चारों विकारी हैं। विकारी हैं इसका अर्थ है वचन, लिंग, कारक, काल के हिसाब से उनमें परिवर्तन होता है। कल हमने ये बात की, सर्वनाम इसका आप अपवाद समझिए, उस पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्रिया विकारी है। पहली बात कि क्रिया विकारी है और क्रिया विकारी कैसे है इसको समझना है। क्रिया विकारी कैसे है? जैसे राम आम खाता है। देखिए ये तो मौसम ही है, नहीं तो हम अध्यापकों का ये प्रिय सुलेख है। जब मैं स्कूल गया था, आप स्कूल गए थे, हमेशा वो यही सुलेख डालते हैं, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। राम आम खाता है, तो राम आम खाता है में क्रिया जो है खाता है, और अगर आपने लिंग बदल दिया, सीता आम खाती है। बहुत सीधे उदाहरण से समझिए कि क्रिया विकारी क्यों है, उस पर लिंग का प्रभाव पड़ता है। पुल्लिंग है तो खाता है, स्त्रीलिंग है तो खाती है। पुल्लिंग है तो गाता है, स्त्रीलिंग है तो गाती है। इसको समझिए कि क्रिया इसलिए विकारी है। हम क्रिया को देखना शुरू करते हैं। क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता, तो क्रिया तो होनी आवश्यक है। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म और काल की जानकारी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। देखिए इस तरह के कथन बना सकते हो, इस तरह के कथन बनाए जा सकते हैं क्रिया पर कि क्रिया से हमको क्या ज्ञात होता है। हमको कर्ता की जानकारी होती है, कर्म क्या है ये जानकारी होती है, किस काल में क्रिया घटित हुई है उसकी जानकारी होती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है। मैं खैर इस कथन से दूर तक सहमत नहीं हूं, पर यह साधारण अवधारणा है। तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया के जो मूल रूप होते हैं उनको धातु कहते हैं। हिंदी में भी क्रिया पदों के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। क्रिया पदों के मूल रूप को धातु कहते हैं। देखिए संस्कृत में तो धातुओं की एक लंबी श्रृंखला है, उनसे बहुत तरह के क्रियापद बनते हैं। हिंदी में हम इस पर ज्यादा बात नहीं करते, परीक्षक इस पर प्रश्न बनाता है। धातु का क्या आशय है? क्रिया का मूल पद धातु, और पुस्तक ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। धातु में ना जोड़ने से हिंदी के क्रियापद बनते हैं। जैसे पढ़, ये धातु है, उसमें ना जोड़ा तो शब्द बन गया पढ़ना, ये क्रिया है। जैसे उठ, ये धातु है और ना ये जोड़ा है हमने तो शब्द बन गया है उठना, ये क्रिया है। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया विकारी है। दो बातें हमने तय की हैं, ठीक है। क्रिया होती क्या है? देखिए जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। बहुत साधारण सी बात है। जिस शब्द से हमको पता चले कार्य हो रहा है, कार्य किया जा रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हमने अभी उदाहरण दिया है, राम आम खाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, राम सोता है। समझ रहे हैं? अब कार्य तो कुछ तो कार्य कर ही रहा है। सोना भी एक कार्य है भैया, सोना भी एक कार्य है। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप सोते ही रहें, कहीं कि कार्य कर रहे हैं। राम सोता है तो सोना भी एक कार्य है। जब किसी कार्य के करने या होने का बोध जिस शब्द से होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब देखिए क्रिया के भेद। क्रिया के भेद देखिए, अलग अलग आधारों पर, अलग अलग आधारों पर, कर्म के आधार पर वो दो प्रकार की है, सकर्मक और अकर्मक। अब जबकि वो सकर्मक हो, अब देखिए पुस्तक में थोड़ी अशुद्धि है, इसको ठीक करिएगा। पुस्तक में अशुद्धि है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की है, अकर्मक नहीं। अकर्मक में तो कर्म होता ही नहीं। इसको अशुद्धि को ठीक कर लीजिएगा भाई। ये पुस्तक आप सब लोगों के पास है। कक्षा 9, 10, 11, 12 में हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक चल रही है, हिंदी रचना एवं हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, उसमें थोड़ी अशुद्धि है, इसको ठीक करिए, हो जाती है किताबों को छपने में। सकर्मक और अकर्मक ये क्रिया के दो भेद हैं। फिर सकर्मक के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। इसको ठीक करिएगा। देखिए संरचना के आधार पर
क्रिया के कई भेद हैं, उनमें से कुछ जो प्रसिद्ध हैं उनके नाम दिए हैं: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। काल के आधार पर, चूंकि हिंदी में काल 3 है, इसलिए क्रिया के भी 3 मुख्य भेद हैं: भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। समझ रहे? तो ये कर्म के आधार पर भेद है, संरचना के आधार पर भेद है और काल के आधार पर भेद है। देखिए, परीक्षा में जो आमतौर पर सवाल पूछे गए, मैं ये नहीं कह रहा हूं अब की बार भी वो यही पैटर्न अपनाएंगे, आमतौर पर कर्म के आधार पर जो क्रिया का भेद है उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रश्न अच्छा प्रश्न बनाए जाने की संभावना है इस पर। अब इस बात को समझ लीजिए, इस बात को समझ लीजिए, बहुत सीधी बात है, बहुत सीधी बात। कैसे? इसको समझिए आप लोग। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की है। किस किस 2 प्रकार की है भाई? सकर्मक, यानी कर्म होता है, आपको तो वाक्य देखना है। सकर्मक क्रिया वो है जिस वाक्य में कर्म होता है, और अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता। इतनी ही बात पूछनी है, इतनी ही बात का आपको पता लगाना है कि क्या वाक्य में कर्म है। अगर कर्म है तो वो सकर्मक है, और अगर कर्म नहीं है तो वो क्रिया अकर्मक है। अब कैसे पता लगाएंगे कि कर्म है कि नहीं है, इसको देखिए आप लोग। सेंटेंस में फिर वही लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें थोड़ी स्पष्ट हो। राम आम खाता है, तो हमको इस वाक्य में कर्ता को साथ लेकर, याद रखिएगा मेरी बात को, कर्ता को साथ लेकर 2 सवाल पूछने हैं: क्या और किसको। एक का उत्तर आए या 2 का उत्तर आए, कभी कभी दोनों का भी उत्तर आ सकता है। समझ रहे? दोनों का उत्तर भी आ सकता है, भले ही आओ दोनों का उत्तर, लेकिन जो उत्तर आएंगे वो कर्म होंगे। वाक्य में एक से ज्यादा कर्म भी हो सकते हैं। अब पूछिए, राम क्या खाता है? राम क्या खाता है उत्तर है आम, जो क्या का उत्तर है वो कर्म है। समझ रहे? मिलते जुलते शब्द मत पूछिएगा, मिलते जुलते शब्द मत पूछिएगा, आप तो बस पूछिएगा क्या और किसको। राम क्या खाता है? आम खाता है। जब वो आम खाता है तो आम कर्म है। देखिए दूसरा, देखिए, पक्षी उड़ते हैं। ये जो कथन मैं बता रहा हूं इनको याद रखिएगा। पक्षी उड़ते हैं, तो आपको तो बस ये पूछना है कि पक्षी क्या उड़ते हैं। कोई उत्तर है? नहीं है। पक्षी किसको उड़ते हैं? कोई उत्तर है? नहीं उत्तर है। जब ये उत्तर नहीं आता तो कर्म मौजूद नहीं होता और क्रिया अकर्मक होती है। समझ रहे हैं? अब देखिए, इसी वाक्य को थोड़ा बढ़ाएंगे, वो आपको उलझाने के लिए कैसे बढ़ाते हैं वो वाक्य को। अगर उन्होंने लिखा कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। देखिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो हमको तो सवाल बस 2 ही पूछने हैं: क्या और किसको। और कर्ता को साथ लेकर पूछना भैया, और किसी चीज को साथ लेकर मत पूछना, नहीं तो कोई जवाब तो जरूर आएगा। पक्षी क्या उड़ते हैं, तो कोई उत्तर है? नहीं है उत्तर। पक्षी किसको उड़ते हैं? कोई उत्तर नहीं है, तो ये अकर्मक है। समझ रहे? शब्द इसको याद रखिएगा, क्या और किसको। मिलता जुलता शब्द मत पूछिएगा, मिलता जुलता शब्द पूछेंगे आप झमेले में पड़ेंगे। देखिए, जैसे मोहन तेज दौड़ता है। एक बात और समझिए कि शब्द जब मैं 2 बता रहा हूं तो इन्हीं 2 शब्दों पर रहिएगा। मैंने 2 शब्द बता दिए हैं, क्या और किसको। आप बस यही पूछिएगा, मोहन क्या दौड़ता है? कोई उत्तर है? नहीं है। मोहन किसको दौड़ता है? कोई उत्तर है? नहीं है, तो ये अकर्मक है। अब आप पूछेंगे फिर ये बीच में लिखा हुआ है तेज, ये क्या है? विशेषण है यार, क्रिया विशेषण है। ये तो क्रिया विशेषण है, दौड़ता है कि विशेषता बताता है, ये तो कर्म नहीं हो सकता। अब कभी कभी विद्यार्थी ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि मोहन कैसे दौड़ता है, तो उत्तर आ जाता है तेज।
वो समझते हैं तेज कर्म है। समझ रहे, केवल दो ही पूछिएगा, क्या और किसको। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कर्ता और क्रिया, इनके बीच में लिखी हुई हर चीज कर्म नहीं होती भाई। समझ रहे हैं, हमको तय करना है कि वो कर्म है या नहीं। जैसे कर्म है या नहीं तो सवाल क्या पूछेंगे, क्या और किसको। आप जितने भी सवाल देखें, जितने भी सवाल, जो भी सवाल हो, कर्ता को साथ लेके आप तो इस सवाल दाग देना, क्या और किसको। उत्तर आएगा तो सकर्मक है, नहीं तो अकर्मक होगी। देखिए इसको, देखिए और समझिए। क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, क्रिया शब्द का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वह किससे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर क्रिया किया जाने वाला कर्म का भेद क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के दो प्रमुख भेद हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, स अर्थात सहित, अतः सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ, यानी कर्म वाक्य में हो तो आप उसको सकर्मक कहेंगे। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, ये तो केवल परिभाषा की बात है कि फल कर्म पर पड़ता है। अब हमको खाली इतना देखना है कर्म है कि नहीं। कर्म अगर मौजूद होगा तो क्रिया का फल कर्म पर ही पड़ेगा, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे आप उदाहरण देखिए और जो मैंने सूत्र बताया है उसको काम लीजिए। बच्चा चित्र बना रहा है, बच्चा चित्र बना रहा है तो सेंटेंस से दो ही सवाल पूछने भैया, क्या और किसको। बच्चा क्या बना रहा है, बच्चा चित्र बना रहा है। ये जो उत्तर आया है ये कर्म है, और जब वाक्य में कर्म मौजूद होता है तो क्रिया सदैव सकर्मक होती है। ठीक है, देखिए गीता सितार बजा रही है, तो हमको पूछना है गीता क्या बजा रही है, तो सितार बजा रही है। जो उत्तर आया है कर्म है, और जब वाक्य में कर्म मौजूद होता है क्रिया सकर्मक होती है। देखिए अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है तो उत्तर होगा चित्र, गीता क्या बजा रही है तो उत्तर होगा सितार। तो यह सकर्मक है। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। किस आधार पर कि कर्म कितने हैं, कर्म एक है तो एक कर्मक, और कर्म दो है तो द्विकर्मक। देखिए जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो वहां क्रिया एक कर्मक होती है। जैसे थोड़ी अशुद्धि है, इसको ठीक करिए। मां पुस्तक पढ़ रही है, मां पुस्तक पढ़ रही है, तो मां क्या पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है। तब ये ठीक सेंटेंस होगा। एक कर्म उसमें मौजूद होना चाहिए, जब उसमें कर्म मौजूद है तो वो एक कर्मक है। ठीक है, और जब दो कर्म हैं तो द्विकर्मक हो जाएगी। देखिए जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हों उसे द्विकर्मक कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो दोनों के उत्तर आएंगे भाई, क्या और किसको। क्या और किसको, तो अध्यापक जी छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो अध्यापक जी क्या सिखा रहे हैं, कंप्यूटर। किसको सिखा रहे हैं, छात्रों को, तो द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रिया भी सकर्मक है। हमारी तो शर्त यही है कि एक कर्म होना चाहिए, एक कर्म है तो सकर्मक है, द्विकर्म है तो सकर्मक है। और फार्मूला आपको बता दिया है क्या और किसको, इसको याद रखिएगा। बस इसी पर कोई सवाल आपको पूछा जाएगा। देखिए अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है। क्यों पड़ता है भाई कर्ता पर, क्योंकि कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता, कर्म की वहां संभावना ही नहीं रहती, कर्म होता ही नहीं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आशा सोती है, आशा सोती है, तो आशा क्या सोती है, कोई उत्तर नहीं है। समझ रहे हैं ना। रमेश रोता है तो कोई उत्तर नहीं है, क्या का कोई उत्तर नहीं है, किसको का कोई उत्तर नहीं है।
कभी कभी वो ऐसा वाक्य बनाएंगे कि आपको भ्रम हो जाए, लेकिन वो दूर हो जाएगा जैसे ही क्या और किसको पूछेंगे। मिलते जुलते शब्द मत पूछना, समझ रहे ना। कभी कभी विद्यार्थी बहुत दिलचस्प काम करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया पक्षी उड़ते हैं, तो उसने पूछा क्या उड़ते हैं, उसने पूछा क्या उड़ते, तो कुछ तो उत्तर आएगा ही, पक्षी। अब पक्षी कर्म थोड़ी है, करता है। आप तो कर्ता को साथ लेके पूछे पक्षी क्या उड़ते हैं, तो कोई उत्तर नहीं आएगा, इसलिए अकर्मक है। समझ रहे हैं। देखिए इसको अब संरचना के आधार पर एक सकर्मक और अकर्मक पर तो प्रश्न बनता ही है, संरचना पर भी प्रश्न बनता है। संरचना पर भी प्रश्न बनता है, कैसे वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया गया है, किस रूप में किया गया है, के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के हैं, अधिक प्रकार के भी हो सकते हैं, पर 5 प्रकार आप पकड़िए इस बात को जो पुस्तक में लिखा है। देखिए, संयुक्त क्रिया, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली, देखिए भिन्न अलग अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो तो इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अंडरस्टूड है। संयुक्त, जुड़ना। 2 क्रियाएं अलग अलग अर्थ रखने वाली साथ प्रयुक्त होती हैं। जैसे अतिथि के आने पर स्वागत करो, तो आना मुख्य क्रिया है और स्वागत करो यह सहायक क्रिया है। इस तरह मुख्य और सहायक क्रिया का संयोग है, इसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। दूसरे प्रकार के भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे सुरेश ने खाना बना लिया। देखो भाई, मैं जेंडर इक्वेलिटी में भरोसा करता हूं। हमेशा सीता खाना बनाएगी ये ठीक नहीं है, हमेशा सीता खाना बनाए ठीक नहीं है, सुरेश को भी खाना बनाना है। समझ रहे हैं। सुरेश ने खाना बना लिया, तो बनाना एक क्रिया है और लेना दूसरी क्रिया है। इन दोनों को हमने एक अर्थ में प्रयुक्त किया है, यह संयुक्त क्रिया है। सुरेश ने खाना बना लिया तो बनाना एक क्रिया है, लेना एक क्रिया है। दोनों को एक अर्थ में हमने काम लिया है, बना लेना इस अर्थ में काम लिया है, इसलिए संयुक्त क्रिया है। 2 भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं एक साथ जब प्रयुक्त हो जाएं, इसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। इस तरह का वाक्य अक्सर बनाया जाता है संयुक्त क्रिया के अर्थ में। देखिए, मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रियाएं एक से अधिक भी हो सकती हैं। और अब देखिए, नाम धातु क्रिया, इस पर बहुत प्रश्न बनता है भाई। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये शब्द जब क्रिया के मूल रूप की तरह प्रयुक्त होते हैं तो इन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तो वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसको देखिए, समझिए परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है। प्रश्न कैसे आता है, वो ये पूछेंगे, मान लो हथियाना में नाम धातु क्रिया है क्या। जब वो प्रश्न पूछें तो हमको उल्टे तरीके से चलना है। वो पूछेंगे निम्नलिखित में से किस में नाम धातु क्रिया है, किस में नाम धातु क्रिया है, तो आपको पता लगाना है हथियाना का मूल शब्द क्या है। तो हाथ, हाथ से बना है हथियाना, और हाथ एक संज्ञा है। जब कोई संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बना हो मूल शब्द, फिर क्रिया की तरह इस्तेमाल होने लगा हो कुछ प्रत्यय लगाकर, इसको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो जब आप उल्टे ढंग से सोचेंगे कि क्रिया है हथियाना, मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है हाथ, और हाथ एक संज्ञा है, इसलिए नाम धातु क्रिया है। देखिए, जैसे देखिए, अपनाना, ये शब्द है अपनाना, समझ रहे। तो हम सर्वनाम पहले पढ़ चुके हैं, तो अपना, और अपना एक सर्वनाम है, आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। अपना एक सर्वनाम है, आप आसानी से और जब वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बने होंगे तो हम इसको नाम धातु क्रिया कहेंगे। ठीक है। देखिए,
प्रेरणार्थक क्रिया, नाम से ही आपको पता लगेगा प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। जब प्रेरणा दी जाए, जब कर्ता कार्य को स्वयं संपादन न करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब प्रेरणा दी जाए उस क्रिया को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, ये जो बनवाने का भाव है, करवाने का भाव है, लिखवाने का भाव है, इसको याद रखिएगा। लिखना और लिखवाना दोनों अलग अलग बात है, बनाना और बनवाना दोनों अलग अलग बात है। तो बनवाना अंडरस्टूड है कि उसने किसी को प्रेरणा दी है, जब ऐसा किया गया है तो इसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। एक और उदाहरण लिखिए कि सुरेश रमेश से झाड़ू लगवाता है, तो खुद कर रहा है? नहीं कर रहा है, वो प्रेरणा दे रहा है। जब वो प्रेरणा दे रहा है तो प्रेरणार्थक क्रिया है। या राजेश रमेश से पत्र लिखवाता है, राजेश रमेश से पत्र लिखवाता है। लिखवाने में आपको पता चलेगा कि प्रेरणा दी गई है, इसलिए इस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए, ये जो वाक्य है उसकी उन्होंने व्याख्या की है कि सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उनसे तालाब का निर्माण कराया, अतः यह प्रेरणार्थक क्रिया है। और अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया, इस पर भी प्रश्न बनते हैं भाई, क्योंकि दो क्रियाएं होती हैं तो विकल्प बनाने में थोड़ी सहूलियत रहती है परीक्षक को कि जब वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो, उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो जो पहले संपन्न होने वाली क्रिया है इसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। दो क्रियाएं साथ साथ नहीं चल रही होती, एक क्रिया समाप्त हो गई है, दूसरी क्रिया चल रही है। जो पहले समाप्त हो गई है, पूर्व काल में समाप्त हो गई है, उसको पूर्व क्रिया कहते हैं। अब देखिए, यह है बहुत महत्वपूर्ण बात, इस तरह के कथन परीक्षा में बनाए जा सकते हैं। पूर्वकालिक क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अव्यय और क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्रिया विकारी है, लेकिन पूर्वकालिक क्रिया वो अविकारी की तरह व्यवहार करती है, उस पर वचन, लिंग, कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। तो देखिए, बलबीर खेल कर पढ़ने बैठेगा, ये तो आगे होगा, और जो पहले हो गया है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जो पूर्व में हो गई है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वह पढ़कर सो गया, तो पढ़कर सो गया, तो जो पहले उसने किया है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया पूर्व काल में संपन्न हो गई है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब देखिए, इन वाक्यों में खेलकर, पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया कहलाई। पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी है। आप बहुत सारी पुस्तकों में जो गाइड इत्यादि आते हैं वहां तात्कालिक क्रिया भी लिखता हुआ देखेंगे। पूर्वकालिक क्रिया का ही एक रूप है। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है, तो जो पहले हो चुकी है उसी को तात्कालिक कहते हैं। समझ रहे हैं? देखिए, पुलिस के आते ही चोर भाग गया, तो आते ही तात्कालिक क्रिया है, आते ही तात्कालिक क्रिया है। अब देखिए, कृदंत क्रिया, जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो प्रत्यय का एक प्रकार है कृदंत। क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उनसे जो शब्द बनता है उसको हम कृदंत कह देते हैं। क्रिया शब्दों में जब वो प्रत्यय जुड़ता है उसको हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय के योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चल,
क्रिया का मूल रूप है। तो चलना ये कृदंत है, चलता, चलकर। लिख क्रिया का मूल रूप है, लिखना, लिखता, लिखकर, ये कृदंत है। समझ रहे, क्रिया शब्दों के मूल में जब कोई प्रत्यय लगे तो इसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। देखिए काल के आधार पर क्रिया के भेद, ये तो आपको देखते ही पता चलेगा। आप जानते हैं कि हिंदी में दो वचन है, एक वचन और बहुवचन, और तीन काल है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। देखिए क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो, भूतकालिक क्रिया कहलाती है। तो जो कार्य पहले संपन्न हो गया है उसे हम भूतकालिक क्रिया कहते हैं। वह विदेश चला गया, इसका मतलब जा चुका है। उसने बहुत मधुर गीत गाया, इसका मतलब गीत गा चुकी है। भूतकालिक पहले हो गया है। अब देखिए वर्तमान कालिक, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है, वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है, खेल रही है इसका मतलब अभी खेल रही है, वर्तमान कालिक है। विमल पुस्तक पढ़ रहा है, इसका मतलब अभी पुस्तक पढ़ रहा है। और अगला देखिए भविष्यत कालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है, भविष्यत कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, भविष्य में है। दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, भविष्य में है। समझ रहे हैं? तो ये आपका क्रिया है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया को कर्म के आधार पर क्या और किसको से पहचानिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप लोगों को बहुत धन्यवाद।